निया सीधे आके रू पे चढ़ जाती है। रू कार का साइड पकड़ के खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसलिए गिरने से बचने को उसने पहले से ही अपना इंतजाम कर लिया था। रू भी अच्छे से उसे गले से लगा लेती है। निया रू को बोलती है, आपको पता भी है हमने आपको कितना मिस किया, और एक आप हैं जो दिल्ली जाके बस ही गई। आपको तो हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई होगी ना। सोचा होगा अच्छा हुआ जो उस आपस से पीछा छूटा। रो निया के सिर पे एक चपात लगा देती है और शव को लेकर अंदर चली जाती है, उसे वहीं छोड़ के, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर अभी वो निया की बातें सुनने बैठ गई तो सुबह से शाम ही हो जानी है। निया खुद को इग्नोर होता देख मुंह फुलाकर वहीं बैठ जाती है। रू बेचारी उसकी हरकत देख के अपना माथा ही पीट लेती है। रू निया को मनाने के लिए वहीं बैठ जाती है कि तभी अर्नव का फ़ोन रिंग करता है और कॉल आईडी देख के वो साइड हो जाता है और कॉल को अटेंड करता है। अर्नव सामने वाले को बोलता है, बोलो क्या खबर है। सामने वाला उसे जवाब देता है, सर आज उनकी सुबह बॉडी में कुछ मूवमेंट फील किए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है। सिर्फ हल्की सी उनकी उंगली हिली थी। उसकी बात सुन के अर्नव की आंखों में आंसू की एक लकीरें खींच जाती है। वो खुश होते हुए बोलता है, और बताओ क्या हुआ, मुझे हर बात जाननी है। सामने वाला जवाब देता है, सर वो आपसे बात करना चाहती हैं, अगर आप कहें तो। अर्नव उस इंसान को मना करते हुए बोलता है, नहीं अभी नहीं, उन्हें बोलो कि वो मेरी शर्त मान के मैं खुद उनके पास वापस आ जाऊंगा। कोई और बात हो ना तो मुझे कॉल करना। अर्नव कॉल को कट कर देता है। वहीं जिस आदमी ने कॉल किया था उसके पास खड़ी इंसान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो आदमी बोलता है, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। वो औरत सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है और एक रूम की ओर चली जाती है। उस रूम में एक इंसान बेड पे लेटा हुआ था और उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बहुत ही सारी मशीनें उसकी बॉडी पर लगी हुई थीं और डॉक्टर्स की पूरी एक फौज उसके आसपास खड़ी उसे ऑब्जर्व कर रही थी। वो औरत कुछ ही देर वहीं रुकती है और फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। वहीं उस इंसान से बात करके अर्नव के फेस पे एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वो अपने फ़ोन की एक पिक्चर देखते हुए बोलता है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, आप जल्दी ही मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे, मुझे अकेलापन नहीं महसूस होगा फिर। प्लीज़ जल्दी से होश में आ जाइए आप। अर्नव के पास किसी का कॉल आता है और उससे बातें करने के बाद उसके इमोशनलेस चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अर्नव कुछ ही पलों में खुद को फिर से पत्थर बना के सबके पास वापस आ जाता है। अर्नव और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। निकिता जी सोहन को शांत करने में लगी हुई थी क्योंकि उसने अपने रूम को कबाड़ खाना बना दिया था। वो कसम खाता है कि वो अर्नव और उसके भाइयों से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेके ही रहेगा। निकिता जी सबके पास लौट आती हैं। वो सबको नाश्ते के लिए बोलती हैं, लेकिन अर्नव मना कर देता है और पहले राम का इलाज शुरू करने को बोलता है। निकिता जी तो ये बात सुन के खुश हो जाती हैं। सब लोग राम के रूम की ओर चले जाते हैं।
अर्णव एक तीखी नज़र उस पे डालता है और बाकी सबको सभी डॉक्टर के साथ ही बाहर की ओर भेज देता है। अब उस रूम में सिर्फ राम और अर्णव ही थे। अर्णव अपनी एक नज़र उस बंद दरवाजे की ओर डालता है और उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। वो राम के फेस से ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। राम की सांसें फूलने लगी थी। अर्णव उस ऑक्सीजन मास्क को उसके चेहरे पे फिराते हुए बोलता है, ये तो अभी शुरुआत है राम कपूर। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चलो तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, मैं बता ही देता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे कर्मों की सज़ा देने आया हूँ। जो नफरत इतने वक्त से मैंने अपने दिल में छुपा रखी थी, उससे तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जलाने के लिए आया हूँ। तुमने जो किया ना मेरे साथ, उसका ऐसा हिसाब लूँगा कि यमराज की भी रूह कांप जाएगी तुम्हारी हालत देखकर। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। नहीं, अरे नहीं रे, तुम्हें मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें होश में लाने आया हूँ ताकि तुम्हें वो अपने हाथों से सज़ा दे सके। इसलिए अब तुम्हें होश में आना ही होगा। आज के लिए बातें बहुत ही हो गई, बाकी बातें हम कल करेंगे। तुम तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। फिर उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा के बोलता है, ये लो, इसी के लिए इतना तड़प रहे हो ना? अर्णव ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आज की डोज का टाइम हो गया है, सो वी रेडी। अर्णव पास में ही रखे इलेक्ट्रिक डिवाइस उठाता है जो डॉक्टर पेशेंट को करंट देने के यूज के लिए करते हैं। वो राम की चेस्ट पे रख देता है। राम की बॉडी उठती है और फिर गिर जाती है। अर्णव राम को शॉट देते हुए पूरा राक्षस लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी के अभी उसे जान से मार देगा। राम को थोड़ी देर टॉर्चर देने के बाद उसके फेस में एक सेटिस्फेक्शन दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ जाता है और निकिता जी की ओर मुड़ के बोलता है, बहुत ही जल्द वो होश में होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें होश में ला के ही रहूँगा। ये बोलते हुए वो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बना हुआ था। वहीं अमन और सिद्धार्थ के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। कुछ देर बात करने के बाद सब लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं। रूही ने सब के लिए नाश्ता बनाया था। वो सबको सर्व करती है और सब लोग नाश्ता शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ की नज़र बार बार वहाँ बैठी निया पे ही टिक रही थी। अमन जो उसके साइड पर ही बैठा था, वो धीरे से उसे बोलता है, बेटा खाने पे ध्यान दे, खाना प्लेट में है, सामने नहीं। सिद्धार्थ उसको इग्नोर करते हुए बोलता है, भाई ये इंडियन फूड इतना टेस्टी क्यों होता है, सिर से पाँव तक लाजवाब है भाई। अमन उसको जवाब देते हुए बोलता है, बेटा लाजवाब खाना तीखा भी होता है जो अंदर तक आग लगा देता है। सिद्धार्थ फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई आग तो देखने से ही लग गई थी, अब तो सिर्फ टेस्ट करना ही बाकी है। पर ये तो मेरी प्लेट में आ ही नहीं रहा है, इसने तो मुझ पे नजरें ही नहीं डाली। अमन थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, अपने साइड में रखे सैलेड को देख ले, एक बार तेरी सारी भूख मर जाएगी। सिद्धार्थ मुंडी घुमा के देखता है तो अर्णव उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी नाइफ से छोटे छोटे पीसेस करके
बिना पकाए ही उसको खा जाएगा। सिद्धार्थ बत्ती सी दिखा देता है और टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, वैसे छोटे ट्रीटमेंट तुझे पूरे दिन तो करना नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम सब राजस्थान घूमने चलते हैं। वैसे भी हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो क्या ख्याल है आपका। निकिता जी उस पर मस्का लगाते हुए बोलती हैं, हाँ ये ठीक रहेगा, आप सब घूम आइए, रूह और निया आपको घुमा देगी, क्योंकि वो यहाँ के बारे में सब जानते हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। निकिता जी तो उसके सामने मीठी खीर बन रही थी ताकि अर्नव फिर से नाराज होकर ना चला जाए। उनकी बात सुनते ही अर्नव की नज़र रूह पे टिक जाती है, जो नज़रें झुकाए हुए काम कर रही थी, मानो उसे कोर्ट के फैसले से कोई दिक्कत ही नहीं है। निया की नज़र भी उठती है और वो अपने सामने बैठे सिद्धार्थ को देखा, जो कब से उसे ही देख रहा था। निया उसको यूं खुद को देखता पाके अपनी छोटी आंखें कर लेती है, लेकिन सिद्धार्थ के फेस पे अभी भी स्माइल थी। सब लोग कुछ देर में ही रेडी हो जाते हैं घूमने के लिए। एक कार में निया और रूह, तो दूसरी कार में वो तीनों होते हैं। निया ने दूर होने से सिद्धार्थ का मुंह लटक गया था, क्योंकि उसने तो प्लानिंग भी उसके साथ वक्त बिताने के लिए की थी, लेकिन सब फेल हो गया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें रुक जाती हैं। सब लोग कार से बाहर आ जाते हैं। अर्नव रूह के पास जाके बोलता है, चलें। रूह हाँ में अपना सिर हिला देती है और निया की ओर मुड़ के बोलती है, दी आप इनके साथ जाइए, हम थोड़ी देर में आपको वहीं मिलते हैं। निया भी हाँ में सिर हिला देकर वहाँ से निकल जाती है। अब सिद्धार्थ, अमन और निया एक कार में थे और रूह और अर्नव दूसरी में। दरअसल रूह ने हाँ इसलिए बोला था ताकि वो हवेली से बाहर निकल जाए और अर्नव को लेके अरुण के पास जा सके और निकिता जी को या फिर और किसी को पता भी ना चले। रूह और अर्नव कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रूह उस डॉक्टर के पास चली जाती है अर्नव के साथ। अर्नव को वहां देख के उस डॉक्टर का तो मुंह खुला ही रह जाता है। रूह उस डॉक्टर को चूटी काटती है और होश में लाने को डॉक्टर होश में आता है और उनके साथ अरुण की रूम की ओर चला जाता है। सब लोग अंदर जाते हैं तो सामने एक 24 से 25 साल का लड़का बेड पे लेटा हुआ था। रूह की आंखें तो उसको देख के ही नम हो गई थीं। अर्नव उस डॉक्टर को इशारा करता है अर्जुन को रिपोर्ट्स देने को, जो कब से बस अर्नव को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर जल्दी जल्दी से सारी रिपोर्ट अर्नव के पास लेके हाजिर हो जाता है। अर्नव कुछ देर रिपोर्ट्स पढ़ता है और फिर अर्जुन को चेक करता है। कुछ देर सब देखने के बाद अर्नव उस डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देके बाहर आ जाता है और रूह के साथ निकल जाता है। कार में अब बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। रूह चुप्पी को तोड़ते हुए बोलती है, अरे मिस्टर गूंगे महाराज, आप कुछ बोलिए तो, बताइए तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। आप तो वैसे चुप हो जाते हैं जैसे ऊपर वाले ने आपको बोलने की परमिशन ही नहीं दी। यहाँ तो मेरी टेंशन से जान सूखी जा रही है और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अर्नव खुद को गूंगा सुन के दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गूंगा बोलने की। सब को क्या तुमने अपने जैसे समझा है क्या। जब देखो तब फटे हुए स्पीकर की तरह बजती रहती हो। कोई म्यूट बटन तो है नहीं। पहले ये बताओ तुम मुझे
कि अरुण को हुआ क्या है। मेरा मतलब है कि उसकी रिपोर्ट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके सिर पे किसी रॉड से मारा हो। अर्णव की बात सुन के रूह पुरानी यादों में खो जाती है। वो देखती है कि एक लड़का रोड लेके उसकी ओर बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। वो रूह को मार पाता कि उससे पहले ही अरुण बीच में आ जाता है और उस लड़के से रूह को बचा लेता है। उस लड़के और अरुण के बीच एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस लड़के ने अपने आदमियों को बुला लिया था पहले ही। इस वजह से वो अरुण पे भारी पड़ते हैं और फिर उसे मारने लगते हैं। रूह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के के आदमी उसे रोक लेते हैं और वो भी कुछ नहीं कर पाती। वो लड़का रूह को एक थप्पड़ मार देता है और वो वहीं गिर जाती है, लेकिन उसका सिर पास खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उस लड़के के आदमी अरुण को मारते रहते हैं। अरुण बेहोश हो चुका था। आखिरी में वो लड़का पूरे फोर्स में अरुण के सिर पे वार करता है और उसके बाद वह रूह की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो रूह को मार पाता कि उससे पहले ही कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। वो लड़का और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। रूह बस अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, आप बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी। अर्णव भी आगे उससे कुछ नहीं पूछता